जिससे वो टिलरिंग जो हुई है उसको वेल मेंटेन रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं पर किसान भाई ज़्यादातर बड़ी गलती कर देते हैं और वो टेलरिंग वहीं पर छोटी उम्र में परिवर्तित हो जाती है। समझ जाइए कि आपके खेत में आपके पौधों को सल्फर की आवश्यकता होने वाली है। 30 से 40 दिन पर यह असर आपको देखने को मिलेगा। अगर जैसे कि आपने अगर 20-20-0-13 लिया है तो उसमें बिल्कुल भी पोटास की मात्रा नहीं होती है, या आपने 18-46 लिया है तो उसमें भी पोटास की मात्रा नहीं होती है। ये दोनों डीएपी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर दो इससे क्या है, दाना मजबूत, ठोस, टिकाऊ दाना और साथ में भरा था अच्छा है दाना, यानी कि दाना बोल्ड होने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल खेती गुरु में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए गेहूं का एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं, खाद प्रबंधन। क्योंकि जो स्मार्ट किसान है, जो 35 क्विंटल एकड़ तक उत्पादन लेते हैं, वो किसान भाइयों का खास शेड्यूल क्या होता है और वो कौन कौन सी गलतियां शुरुआती अवस्था में नहीं करते हैं, जिससे उनका उत्पादन ज़्यादा आता है और बाद में चल के उनको अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। वहीं पर जो अपन नॉर्मल किसान है, वो बहुत बड़ी गलती करता है और उसका उत्पादन आखिरी तक कम आता है, बल्कि खर्च वो वही करता है लेकिन उत्पादन उसका कम आता है। तो उसके क्या कारण है, वो अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को अगर अंतिम तक देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा वो स्मार्ट फार्मर का वो स्मार्ट तरीका, जिससे वो 35 क्विंटल एकड़ तक उत्पादन लेता है। तो बने रहें। तो किसान भाइयों, अपन सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की फसल में जिंक की कमी की। जिंक की कमी आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो आपको देखना है आपके गेहूं में, आपकी गेहूं की जो पत्ती है वो पीली दिखाई देगी। पत्ती को हाथ में लेंगे तो वो बारीक यानी कि पतली पतली दिखाई देगी। और साथ में एक प्रमुख पहचान ये है कि वो पत्ती पर आपको बीच में एक सफेद सफेद लाइन दिखाई देगी। तो आपकी फसल में जिंक की कमी हो सकती है। अब जिंक की कमी क्यों है? वैसे अपनी जमीनों में इतनी ज्यादा जिंक की कमी है नहीं, एमपी की जमीनों में। लेकिन जिंक की कमी पूरी करने के लिए आपको दो कदम करने हैं। पहला कदम आप ये उठा सकते हैं, अगर आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं फेंका है तो दानेदार अवस्था में सिंगल सुपर फॉस्फेट फेंक देंगे, उससे सल्फर जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप दानेदार भी नहीं है और आपने पहले भी नहीं फेंका है, तो आपकी फसल में अगर अब जिंक की कमी है तो आपको प्रति एकड़ 8 से 10 किलो के बीच में 12% वाला, अगर आप 21% वाला जिंक लेते हैं तो उसमें आपको 4 से 5 किलो प्रति एकड़ फेंकना है, ज़्यादा नहीं फेंकना है। तो उस प्रकार से आपकी जिंक की पूरी हो जाएगी। जिंक अपने पत्तों को मजबूती प्रदान करता है और बाद में जाकर के दानों में मोटाई का भी काम, मोटाई में सहायता करता है ये। तो इसलिए जिंक बहुत जरूरी है किसान भाइयों। अब बात कर ली जाए सिंचाई व्यवस्था की। तो किसान भाइयों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। पहली सिंचाई में आपको किस प्रकार की सावधानियां रखनी है, कौन सी सावधानियां हैं जिनसे आपका गेहूं स्वस्थ रहेगा और ज्यादा उत्पादन देगा? तो सबसे बड़ी सावधानी यह है कि अगर आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो ड्रिप सिंचाई में आप 4 से 5 घंटे से ज्यादा ड्रिप सिंचाई ना करें। क्योंकि इस समय क्या है कि गेहूं में ज्यादा पानी भरा रहेगा। ज्यादा पानी दोगे आप तो जड़ सड़ने की समस्याएं दिखाई देगी, गेहूं पीला होगा और अनेक प्रकार की फंगस से समस्या अपने गेहूं को जकड़ लेती है। तो आप ना तो ज्यादा पानी दे और ना ही लेट पानी दे, यानी कि ज्यादा कम भी नहीं दे और लेट भी नहीं दे। 25 दिन के बाद में लेट ना करे पानी को। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन के बीच में आपको पहली सिंचाई की व्यवस्था करनी है। उससे क्या है कि आपको बहुत ही अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा गेहूं में, इसलिए बहुत जरूरी है। अब बात कर ली जाए गेहूं में पहली खाद की व्यवस्था किस प्रकार से रखनी है। तो आपको पहली सिंचाई में नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी कि यूरिया और डीएपी खाद को देना है। तो यूरिया और डीएपी खाद को आपको किस प्रकार से देना है? तो 30 केजी एकड़ आप यूरिया खाद यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति आराम से हो जाएगी। इस अवस्था में इतनी ही नाइट्रोजन पेड़ को चाहिए होती है। उसके बाद में बात कर लिया है तो 35 केजी से लेकर के आप 25 केजी के बीच में अपने डीएपी खाद की मात्रा रख सकते हैं। 20-20-13 या फिर अपना 18-46 जो भी आपको देना हो। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि एनपीके में दे, क्योंकि एनपीके में तीनों की मात्रा होती है, साथ में पोटास की मात्रा भी उसमें होती है और नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा भी उसमें होती है। तो उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाए। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे बहुत ही जरूरी, जो कि है खरपतवार की। किसान भाइयों ध्यान दें, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का आप इस्तेमाल करें आपकी गेहूं की फसल में। जब भी आप सिंचाई दें उसके बाद में या सिंचाई के पहले, या जब भी आपको खरपतवार दिखाई दे, वो आपको खत्म करना बहुत जरूरी है। आप कितना ही खाद फेंक लोगे उसमें कोई वो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आपका 30% से लेकर के 50% तक खाद जो है वो खरपतवार खा जाता है। तो खरपतवार का नियंत्रण आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये केवल आपको 30 से 35 दिन की अवस्था तक करना है। उसके बाद में गेहूं खुद अपना काम करेगा और खरपतवार को आने नहीं देगा। तो खरपतवार का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आपको दवाइयाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, जो आप इस्तेमाल करके आपकी चौड़ी और सकड़ी दोनों प्रकार की खरपतवार को आप नष्ट कर सकते हैं।
अब किसान साथियों इसमें प्रमुख बात ये है कि जब भी आप जिंक दें, जिंक की अगर पूर्ति करनी है आपको, तो जिंक को आप कभी भी डीएपी खाद के साथ में मिलाकर ना दें, ना ही यूरिया के साथ में दें, क्योंकि ये दोनों खाद जो होते हैं, डीएपी में नाइट्रोजन और डीएपी में फास्फोरस होता है, अमोनियम फास्फेट भी होता है बहुत सारों में, उसमें क्या है जिंक क्रिया कर लेता है, क्रिया करने के बाद में वह गुच्छा बन जाता है खाद का और वो गल नहीं पाता है, वो उसका जिंक का रिजल्ट बिल्कुल 50% तक कम हो जाता है, यानी कि 50% ही जिंक अपना खेत को लगने वाला है, पौधों को लगने वाला है। तो इसके लिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है और आप कोशिश ये कीजिएगा, अब तो समय निकल गया है, लेकिन अगले साल से जब भी कि जो अपना फास्फोरस होता है वो मुख्य रूप से जड़ों के विकास में सहायक होता है, तो इसको आप बेसल डोज में दें या फिर आप बुआई के समय दे दें। उसके बाद में खड़ी फसल में ज़्यादातर डीएपी खाद का उपयोग ये अपनी जो फसल होती है गेहूँ चने की सर्दियों की, इसमें डीएपी का प्रयोग आप बुआई से पूर्व ही करना बहुत अच्छा माना जाता है। बाद में तो ये है कि ये इतना ज़्यादा नहीं लग पाता है, लेकिन अपन फेंकते हैं तो कुछ प्रतिशत लगता है, 30 से 50% के बीच में ये खाद लगने वाला है। तो आप कोशिश करें कि इसको बुआई के समय ही ज़्यादातर निपटा दें। अब किसान भाइयों ये तो हो गई 20 से 30 दिन की अवस्था के बीच की बात। अगर आपकी फसल है 30 से 40 दिन की अवस्था पर, तो आपको 30 से 40 दिन की अवस्था पर क्या करना चाहिए? क्योंकि ट्रिलिंग हो जाती है, यानी कि फुटाव हो गया आपका गेहूँ का। अब उसको वेल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वेल मेंटेन नहीं रहेगा तो उसमें क्या है कमज़ोरी आएगी, गेहूँ कम निकलेंगे। आप एक गेहूँ में से आपने 20 फोड़ लिए, 30 फोड़ लिए, 40 फोड़ लिए, 40 गुच्छे निकल आए, उसके बाद में अगर वो वेल मेंटेन नहीं रहेगा, उसकी उम्बी छोटी-छोटी लगेगी, तो वही आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी फिर से फसल वही आंकड़ा आ गया, कम उम्बी छोटी हो गई। तो उसके लिए वापस से वो टेलरिंग जो हुई है उसको वेल मेंटेन रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं पर किसान भाई ज़्यादातर बड़ी गलती कर देते हैं और वो टेलरिंग वहीं पर छोटी उम्री में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको उस समय पे कौन से खादों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो अगर आपने सल्फर नहीं फेंका है तो अब आपको वापस से सल्फर फेंकना पड़ेगा। सल्फर आपको कितना फेंकना है? तो आपको सल्फर बेंटोनाइट जो कि 90% वाला आता है, वहाँ 10 किलो से लेकर के 8 किलो, यानी कि 8 से 10 किलो प्रति एकड़ आपको सल्फर की मात्रा फेंकनी है, क्योंकि इससे क्या है दाना मजबूत, ठोस, टिकाऊ दाना और साथ में भराता अच्छा है दाना, यानी कि दाना बोल्ड होने वाला है, दाने पे कलर अच्छा रहने वाला है। और इसकी जो प्रमुख अपने को कमी देखने को मिलती है वो कैसे देखने को मिलती है कि गेहूं की टिलरिंग जो होती है वो बिल्कुल कमजोर हल्की लगने लगती है। तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में आपके पौधों को सल्फर की आवश्यकता होने वाली है। 30 से 40 दिन पर यह असर आपको देखने को मिलेगा अगर आपने सल्फर की कमी रखी है तो यहाँ पर आपको करनी है इस प्रकार से सल्फर की पूर्ति। उसके बाद में बात कर लिया जो कि बहुत जरूरी है, पोटास की मात्रा को भी वेल मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी खाद में जैसे कि आपने अगर 20-20-0-13 लिया है तो उसमें बिल्कुल भी पोटास की मात्रा नहीं होती है, या आपने 18-46 लिया है तो उसमें भी पोटास की मात्रा नहीं होती है। ये दोनों डीएपी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर दोनों में आपने पोटास की मात्रा नहीं ली है तो आपको पोटास की आवश्यकता भी लगने वाली है, क्योंकि पोटास की भी जरूरत अपनी खेती में होती है। अगर आपने मिट्टी परीक्षण करवाया है तो आप उस आधार पर डालें, या आप डायरेक्ट आपको कोई लोन नहीं लेना है तो आप प्रति एकड़ जो ले सकते हैं वो 8 से 10 केजी पोटास की मात्रा ले सकते हैं, जो नमक मिर्ची वाला आता है, यानी कि बारीक जो जिसमें मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप कम मात्रा वाला दानेदार वाला ले रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा सा 20 केजी के लगभग में प्रति एकड़ लेना होगा। तो पोटास की मात्रा का क्या फायदा है, आपका दाना बोल्ड बनता है और पौधा भी मजबूत बनता है और पौधों पर असर दिखता है। लेकिन ज्यादातर जमीनों में पोटास की इतनी आवश्यकता होती नहीं है किसान भाइयों। ये आप नहीं भी फेंकेंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये केवल मैंने जानकारी के लिए बताया है। अगर आपने एनपीके दे दिया है जिसमें तीनों फॉर्मेट में खाद है तो फिर कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, मतलब पोटास आपको चाहिए ही नहीं। तो ये हो गया पोटास। उसके बाद में आपको यूरिया की खुराक वापस से देनी है, जो कि 20 से 25 केजी एकड़ से आपको वापस से देनी है। जितना आप यूरिया को जितने पार्ट में दोगे उतने ही पार्ट में फायदा होगा, यानी कि 2 पार्ट में आपको कम से कम देना है, लेकिन मात्राओं को विशेष ध्यान रखना है। आपको मात्राएं जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से देना है। अगर आपने यूरिया की ज्यादा मात्रा दी कि ज्यादा ही रंग चाहिए तो दूसरी बार का जब आप दोगे तो उससे बहुत भयंकर समस्या देखने को मिल सकती है। समस्या यह देखने को मिल सकती है, प्रमुख समस्या यह होती है कि पौधा आपका अ, ऊपर की ओर कस करेगा, यानी कि फिर वो उसका पौधा हो जाएगा आपका हल्का हल्का पौधा हो जाएगा, वो ऊपर ज्यादा विकास करने लगेगा, जिससे फिर आपके गेहूं तिरछे माके आड़े गिरने की समस्या देखने को मिलती है, उत्पादन में कमी आती है, साथ में अनेक प्रकार की बीमारियां भी उसको घेरती है, क्योंकि पौधे को वो बढ़वा देता है, ना कि उसको मोटाई नहीं देता है। तो यूरिया आप निश्चित मात्रा में ही फेंके। दूसरी खुराक की स्पेशल बता रहा हूँ मैं, यूरिया हो गया। उसके बाद में अब आप अगर
यूरिया भी फेंक दिया आपने पहले ही, और आपने पोटास भी दे दिया है, सल्फर भी आपने प्रारंभिक अवस्था में फेंक दिया है, तो आप क्या फेंक सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है वाटर सोल्यूबल 19-19-19, यानी कि एनपीके होता है जो 19-19-19 में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। अब उसकी मात्रा को आपको वेल मेंटेन करके आपकी फसल में, आप गेहूं की फसल में छिड़केंगे, तो वो क्या है, वाटर सोल्यूबल होता है, जो पत्तों के माध्यम से डायरेक्ट आपकी पौधों को लगता है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने ये तीनों सल्फर वल्फर ये जो भी है, आप पोटास वगैरह सबकी मात्राएं ये अकेला पूरी पूर्ति करने के लिए बाध्य है। यानी कि एनपीके आप अगर बार बार छिड़कते रहोगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये तीन मुख्य घटक है अपनी फसल के, तो इनकी मात्राएं आपको लगने वाली है। तो आपको वाटर सोल्यूबल 19-19 लेना है, साथ में कोई भी आप एक कीटनाशक ले सकते हैं 40-45 दिन पर, क्योंकि कीटों का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है गेहूं में, जो कि अभी अपने को देखने को मिल रहा है 1-2 साल से। तो उसके लिए आपको कीटनाशक प्लस आप 19-19-19 ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अपने पौधे को देखने की मिलेगी और पौधा मजबूत होगा। किसान भाइयों, अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो आपको जो प्रमुख गलतियां हैं 30 से 40 दिन में, वो कौन सी नहीं करनी है, तो वो ये नहीं करनी है कि जिंक को आपको यूरिया में मिला करके नहीं देना है, स्पेशल अगर गीला है या नमी है तो उस अवस्था में नहीं देनी है, क्योंकि गांठ बना लेता है, उससे असर बहुत ही ज्यादा कम देखने को अपने को मिलता है। उसके बाद में आपको कौन कौन सा मिक्सचर काई के साथ में नहीं मिलाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सल्फर को आप यूरिया के साथ में मिला सकते हैं, और पोटास को आप यूरिया के साथ में मिला सकते हैं। जिंक को आप डीएपी के साथ में नहीं मिला सकते हैं, और आप सल्फर को भी डीएपी के साथ में नहीं मिला सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सल्फर और डीएपी को अपन मिला सकते हैं, मैं ये कहता हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मिलाएं। मतलब वो बताते हैं ये इनका कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन इतना कोई दिक्कत सल्फर से नहीं होती है जितनी जिंक से होती है। जिंक से तो 100% दिक्कत आपको खुद को ही देखने को मिल सकती है। उसके बाद में यूरिया की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा संतुलित देनी है, क्योंकि यूरिया से क्या है कि कमजोरी आती है पेड़ में, बीमारियां ज़्यादा आती है, गेहूं आड़े तिरछे होने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से आप सभी खादों को पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मिला करके दे। पोटास को आप काई के भी साथ में मिला सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डीएपी के साथ भी मिला सकते हैं और यूरिया के साथ भी मिला सकते हैं, पोटास से कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने किसान भाइयों तक जो गलत कॉम्बिनेशन बना करके खाद फेंक रहे हैं। उसके बाद में अगर आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं या देखना चाहते हैं जानकारी वाले वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय सवारे सेठ जी की किसान भाई।